हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल नॉलेजपुर पर। फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे कि जितने भी एसआई उपसर्ग हैं, जैसे मिली हो गया, माइक्रो हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो आज पढ़ना है उनसे थोड़ा आगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि किसी भी व्युत्पन्न राशि के मात्रकों को प्राप्त करने के लिए जो है हमें दो मुख्य तथ्यों का ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है, कहता है कि व्युत्पन्न राशि तो हम लोग पढ़, आधारी राशि हम लोग पढ़ लिए थे, लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, विद्युत धारा हो गया, इन सब का मात्रक भी पढ़ा हम लोगों को क्या था, प्राप्त था। उसका संकेत भी हम लोगों को क्या था, प्राप्त था। अब वक्त है किसका पढ़ने का, व्युत्पन्न राशि का। व्युत्पन्न राशि का हम लोग क्या पढ़ेंगे, मात्रक और उसका संकेताक्षर। कहा जाता है फ्रेंड्स, व्युत्पन्न मात्रक जो है ये लिमिट नहीं है, ये बहुत सारे हैं। ठीक है, आधारी राशि विद द हेल्प ऑफ बेसिक क्वांटिटीज, आप जितने जो है ड्राइव क्वांटिटीज को बना सकते हैं, जितने भी आधारी राशि के थ्रू आप जितना बना सकते हैं व्युत्पन्न राशि, ये जो है लिमिट नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या किया गया कि एक तालिका में नहीं, आपको डायरेक्ट आपने माइंड से बनाना है। चलिए अब इसको पढ़ते हैं कि इसको जो है निकालने के लिए दो मुख्य तथ्य क्या सब है। पहला तथ्य फ्रेंड्स कि उस व्युत्पन्न राशि को परिभाषित करने वाला समीकरण। मान लीजिए कोई सा अभी जैसे कि मान लीजिए क्षेत्रफल है व्युत्पन्न राशि। ठीक है, तो क्षेत्रफल का समीकरण क्या हो जाएगा। अभी हम मान लीजिए किसी भी चीज़ का अगर हम क्षेत्रफल लिखें, अगर एरिया बोले तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, लंबाई गुना चौड़ाई। कहता है कि आप जो एरिया निकालेंगे, ये समीकरण किसका है, उस व्युत्पन्न राशि का। ठीक है, इसमें अब क्या हो जाएगा कि ये समीकरण है क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल एक व्युत्पन्न राशि है, क्योंकि क्षेत्रफल में जो है आधारी राशि का विद द हेल्प ऑफ बेसिक क्वांटिटीज हम लोग क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं, एरिया निकालते हैं। वो देखते हैं कैसे। कहता है कि उस व्युत्पन्न राशि को परिभाषित करने वाला समीकरण। क्षेत्रफल को कौन परिभाषित कर रहा है, ये लंबाई गुना चौड़ाई। कहता है इसी तरह जितने भी हम लोग जैसे मान लीजिए आयतन लेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, तो वो जो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होगा वो क्या होगा, उस व्युत्पन्न राशि का समीकरण होगा। जैसे यहाँ अभी लंबाई गुना चौड़ाई, ये क्या है, क्षेत्रफल का समीकरण है। ठीक है, और सेकेंड टॉपिक है फ्रेंड्स, कहता है उसी समीकरण में शामिल होने वाला आधारी राशियों के मात्रक। कहता है कि अब इसमें देखिए कि आधारी राशि कहाँ घुसा है। आपको फ्रेंड्स बताए थे लंबाई क्या है, आधारी राशि है, बेसिक क्वांटिटीज है, और इसका क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर। ठीक है, लंबाई को हम लोग किस में मापते हैं, मीटर में। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे फ्रेंड्स। अगर आप आज पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो आप पीछे का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आप देखते हैं कि किस प्रकार इन दोनों बातों को इसमें लाया जाता है। कहता है कि एरिया जो हम लोग क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ठीक है, तो अब कहता है इसमें जो है बेसिक क्वांटिटीज किस तरह घुस जाती है इसमें, देखते हैं। लंबाई का क्या हो जाता है, मीटर हो जाता है। फिर चौड़ाई भी क्या है, एक प्रकार की चौड़ाई भी क्या है, एक प्रकार की लेंथ ही है। ठीक है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, यूनिट जो हो जाएगा वो भी मीटर हो जाएगा। तो ये क्या निकल जाएगा, मीटर स्क्वायर। फ्रेंड्स, जब हम सेशन 2 का क्लास ले रहे थे उसमें हमने एक जगह क्या किया था, एक आयत का उदाहरण लिया था। ठीक है, तो उस आयत में हम लोगों ने क्या किया था, 5 × 2 किया था, 10 मीटर हो गया था। तो वो आपको देख लेना, वहाँ मीटर स्क्वायर लगेगा। हम लोगों ने क्या किया था, बेसिक क्वांटिटीज को जो है मल्टीप्लाई करने के लिए भूल गए थे, तो वहाँ आप थोड़ा सा सही कर लेंगे, मीटर में स्क्वायर लगा देंगे। हिंदी में इसे वर्ग मीटर बोला जाता है। कहता है कि ये क्या है, क्षेत्रफल है क्या, ये है व्युत्पन्न राशि है। ठीक ना, लेकिन ये इसका जो समीकरण है वो किस प्रकार प्रूव्ड हुआ, इसमें हमको हेल्प लेना पड़ा किसका, बेसिक क्वांटिटीज का। मीटर क्या है फ्रेंड्स, हमारा बेसिक क्वांटिटीज, हिंदी में इसको बोलते हैं आधारी राशि। आधारी, ये आधारी राशि का मात्रक होगा, इसलिए आधारी मात्रक कहलाएगा। मीटर जो है आधारी मात्रक है। ठीक है, लंबाई जो है ये क्या है, आधारी राशि है। ठीक है फ्रेंड्स, पीछे के वीडियो में हमने पढ़ा दिया था। ठीक है, कि यहाँ क्वांटिटीज नहीं होगा, जब मात्रक हो गया तो यूनिट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ये हो जाएगा बेसिक क्वांटिटीज, आधारी राशि। कहता है कि क्षेत्रफल तो है क्या, व्युत्पन्न है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज है, लेकिन ये कैसे निकला, इसका जो समीकरण है उसका जो हम लोग यूनिट निकालेंगे, क्षेत्रफल का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, हिंदी में से वर्ग मीटर बोला जाता है। लेकिन ये निकला कैसे, ये निकला
विद द हेल्प ऑफ बेसिक क्वांटिटीज एंड बेसिक यूनिट्स, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट भी बोल सकते हैं इसको हम लोग। तो इसमें हम लोगों को आधारी राशि और आधारी मात्रक की सहायता लेनी पड़ी, और पहला क्या था कि उस समीकरण को लेना पड़ा जो किसे परिभाषित करता हो, उस व्युत्पन्न राशि को परिभाषित करता हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। तो चलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक की ओर, ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग बने रहेंगे हमारे साथ वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 में। कहता है कि आयतन, तो आयतन का जो है क्या है, ये एक व्युत्पन्न मात्रक है, और इसको परिभाषित करने वाला समीकरण कौन है, इसका समीकरण बनता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। एक नज़रिए से हम देखें तो ये तीनों भी क्या है फ्रेंड्स, एक प्रकार की लेंथ ही है, ठीक है। तो इसका भी क्या हो जाएगा, लंबाई का मात्रक मीटर, ठीक है, इंटू कर देंगे, चौड़ाई भी एक प्रकार का लेंथ ही है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, ऐसा ही मात्रक मीटर ही हो जाएगा, और इसका भी मीटर। तीनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये मीटर क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आयतन का मात्रक बराबर मीटर क्यूब, ठीक है फ्रेंड्स। कहता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीलीटर, ठीक ना, 10 मिलीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, 10 मिलीमीटर। अगर 1 सेंटीमीटर दिया जाए, मान लीजिए कि किसी भी चीज़ का आयतन क्या निकला, 1 सेंटीमीटर क्यूबिक, तो इसको अगर हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, 10 के पावर, पहले तो इसको हम गुना करेंगे तो सिंपल, जैसे डायरेक्ट 10 के पावर 3 लिखेंगे तो कुछ बच्चे 8 से डायरेक्ट 9 में आए हैं तो वो कन्फ्यूज भी हो सकते हैं। तो इसको पहले 1000 कर देते हैं, यहाँ तक तो हर एक बच्चे श्योर होंगे, ठीक है, आप लोग भी। तो अब चलिए, कहता है कि पहले तो आप 10 लिखेंगे, और इसमें जितने जीरोज हैं, ठीक ना, उतने इसके क्या हो जाएंगे, पावर होंगे, या फिर जितने बार मल्टीप्लाई किया गया है उतना इसका पावर हो जाएगा। 10 के पावर 3 ये क्या हो जाएंगे, मिलीमीटर, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो है हम लिखा दिए हैं पीछे, ठीक ना, कि कैसे कैसे क्या सब फ्रेंड्स होता है, ठीक है। मिली, माइक्रो, मिली में क्या होता है, 10 के पावर -3 बराबर वो होता है 1 मिली के बराबर, ठीक ना। 10 के पावर -6 होता है, वो होता है 1 माइक्रो के बराबर। 10 के पावर -9 वो क्या होता है, 1 नैनो के बराबर। 10 के पावर जो पॉजिटिव में 3 होगा वो होगा 1 किलो के बराबर, ठीक है। तो इस तरह हम लिखा दिए हैं पीछे, वो आप निकाल के उसमें हम समझा भी दिए थे ये किस प्रकार डील होता है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। अगर इसमें भी अभी तक आपको समझ में नहीं आया है कि किस प्रकार व्युत्पन्न मात्रकों को निकाला जाता है विद द हेल्प ऑफ ड्राइव क्वांटिटीज, व्युत्पन्न राशि के थ्रू, देखिए आयतन जो है ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका व्युत्पन्न राशि, ये आपका हो जाएगा व्युत्पन्न राशि, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ड्राइव क्वांटिटीज, ठीक है ना, ड्राइव क्वांटिटीज, ठीक है। ये आपका व्युत्पन्न राशि है, लेकिन इसका जो समीकरण है वो भी व्युत्पन्न राशि का ही, लेकिन ये समीकरण का जो निकालेंगे, इसका जो हम लोग यूनिट निकालेंगे, आखिर आयतन को किस में निकालेंगे, तो मीटर क्यूब में निकालेंगे, ठीक ना। अगर मीटर है तो मीटर क्यूबिक निकलेगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूबिक निकलेगा, ठीक ना, उसके पावर 3 लग जाएगा, घात 3 आ जाएगा, ठीक है। तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई आयतन का होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो इसमें देखिए लंबाई हम लोग किस में पढ़े थे, बेसिक क्वांटिटीज आधारी राशि में, तो उसका हेल्प आ गया ना फ्रेंड्स। हम जो 2 रूल इससे पहले थोड़ा देर पहले पढ़े थे वो आ गया। फिर चौड़ाई भी क्या एक प्रकार की लंबाई ही होती है अदर साइड की, तो वो उसका भी मीटर हो जाएगा, और ऊंचाई का भी मीटर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब, ठीक है। कहता है कि हिंदी में अगर इसका मात्रक बोले, आयतन का मात्रक, तो वो होता है वर्ग, सॉरी वर्ग नहीं होगा, वो हो जाएगा आपको फ्रेंड्स, हिंदी में अगर इसकी मात्रक की बात की जाए तो वो हो जाएगा घन मीटर, ठीक ना। और इसका जो है फ्रेंड्स, हम लोग अगर CGS में बात करें, ठीक है, CGS में अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका चलिए लेके चलते हैं हम लोग CGS में। तो CGS में क्या हो जाएगा, CGS पद्धति में आयतन का क्या निकालना फ्रेंड्स, हम लोगों को CGS पद्धति में आयतन का मात्रक, इसको बोला जाता है यूनिट। ये क्या हो जाएगा फ्रेंड, हम लोगों का घन सेंटीमीटर,
इसको अंग्रेजी में ऐसे लिख सकते हैं सी, क्योंकि सीजीएस पद्धति में जो लंबाई का मात्रक होता है वो क्या पढ़े थे हम लोग फ्रेंड्स, सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप लोग सीजीएस में आसानी से निकाल सकते हैं, सिर्फ लंबाई का मात्रक चेंज करना। अगर उसके बाद द्रव्यमान है तो द्रव्यमान का मात्रक सीजीएस में क्या होता है वो चेंज कर देना, ये आप लोग आराम से निकाल लेंगे, याद करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना। ठीक है फ्रेंड्स, एक और फॉर्मूला ले लेते हैं हम लोग घनत्व समझने के लिए। अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो एक और फॉर्मूला ले लेते हैं हम लोग, फॉर्मूला नंबर 3। आप लोग ये नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम लोग एक और फॉर्मूला ले लेते हैं समझने के लिए। आप लोग बने रहेंगे वीडियो में हमारे साथ, थोड़ा सा समय देना है। ठीक है, तीसरा जो है वो हम लोग ले लेते हैं, क्या ले लें, घनत्व ले लेते हैं फ्रेंड्स, डेंसिटी। डेंसिटी इसको अंग्रेजी में बोला जाता है फ्रेंड्स डेंसिटी, यानी घनत्व। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है द्रव्यमान बटा क्या हो जाएगा, आयतन। कहता है कि द्रव्यमान क्या होता है, किसी भी वस्तु का जो मास होता है, जितना वो क्या करता है पृथ्वी पर अपना वेट डालता है, सॉरी वेट तो हो गया उधर आपका चला जाएगा, वो क्या, वो दूसरा चीज़ हो गया, जितना उसका मास है वो मास आपका क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा। और बटे में आयतन, यानी जितना वह स्पेस ले रहा है ज़मीन पे। मान लीजिए कोई वस्तु, इसको अभी ज़मीन पे छोड़ेंगे, इसका कुछ वजन होगा तो उसको हम लोग द्रव्यमान बोलते हैं, और ये जितना जगह छेकेगा ठीक ना पृथ्वी पर, उसको बोलते हैं आयतन। तो द्रव्यमान बटा जब आयतन करेंगे तो वो हमारा क्या निकलेगा, घनत्व, डेंसिटी। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दोनों जो क्या है, एक तो पहला द्रव्यमान क्या है, आधारी राशि है, बेसिक क्वांटिटीज है, और आयतन क्या था, अभी हम लोग आयतन निकाले थे। आयतन क्या है कि ड्राइव क्वांटिटीज है, व्युत्पन्न राशि है। चलिए घनत्व ये भी एक प्रकार का व्युत्पन्न राशि है। अब इसका यूनिट निकालते हैं, मात्रक। तो द्रव्यमान का मात्रक हम लोग क्या पढ़े थे, केजी पढ़े थे फ्रेंड्स, केजी पढ़े थे। और आयतन का अभी निकाले, अगर मीटर में होगा तो एमकेएस पद्धति में तो ये केजी होगा, नीचे क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, केजी। अब देखिए बीच में ये ऑबलिंग का सिंबल जो है वो हट गया। ये क्या है, ये बाय का होता है, केजी बाय मीटर क्यूब। ठीक ना, केजी पर मीटर क्यूब वैसे पढ़ा जाता है। ठीक ना, या फिर इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। आप कहेंगे इसकी सर इस पर माइनस पावर कैसे लग गया, तो आपको बताए थे नीचे से जब कोई भी वस्तु, कोई भी जो है चीज़ अगर ऊपर जाती है, बाद अगर डिवाइड में अगर उसको ऊपर ले जाना है तो उसका क्या होता है, पावर चेंज हो जाता है। तो यहाँ 3 इसका घात जो है क्या है, प्लस में घात है, और ऊपर जाएगा तो ये घात किस में बदल जाएगा, माइनस में। तो यहाँ देखिए आप बीच में क्या बाय का सिंबल लगा है, भाग का नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस पावर हो जाएगा, माइनस घात हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके लिए आप लोगों को घबराना नहीं है। और इसका क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इसका सीजीएस में निकालें, सीजीएस पद्धति में घनत्व का यूनिट, इसको मात्रक बोल सकते हैं, क्या हो जाएगा। तो सीजीएस पद्धति में हम लोग किसको मापते हैं, द्रव्यमान को हम लोग क्या मापते थे, ग्राम में। तो ये हो जाएगा ग्राम पर, फिर उसके बाद क्या है, आयतन। तो आयतन में हम लोग यहाँ मीटर क्यूब निकाले तो वहाँ हो जाएगा सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ इस प्रकार समझ लेते हैं, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलिए इसको अब नेक्स्ट आगे ऐसे लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा इस प्रकार, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको फिर इस प्रकार में ला लेते हैं, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है फ्रेंड्स, ये इस प्रकार हो जाएगा। अब कहता है कि 1 केजी में, आप लोग याद रखेंगे ये थोड़ा सा, 1 केजी पर मीटर क्यूब में, ठीक है, कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो वो हो जाएगा 10 के पावर -3। ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, माइनस नहीं लगेगा जब बट अथी लग गया तो। ये आप याद रखेंगे, कहता है 1 केजी पर मीटर क्यूब में कितना ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो 1 केजी में हम लोग पहले जान जाते हैं 10 के पावर -3 क्यों लगा, तो 1 केजी बराबर कितना होता है फ्रेंड्स,
1000 ग्राम, इसको हम लोग लिख पाते हैं ना कि 10 के पावर 3 ग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 10 के पावर 3 ग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही 10 के पावर 3 जो है यहाँ पर क्या हो गया, माइनस लग गया। ठीक है, थोड़ा सा, और कुछ नहीं है, यही है। और बटा में क्या है, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं नए टॉपिक की ओर। कहता है कुछ व्युत्पन्न मात्रक के जो नाम है के नाम वैज्ञानिकों के नाम पे रखा गया है। ठीक है, कहता है कुछ जो व्युत्पन्न मात्रक हैं, जैसे फोर्स हो गया, बल जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं, बल का सही मात्रक न्यूटन होता है। तो न्यूटन कोई फिजिकल वर्ड नहीं है, वो न्यूटन एक साइंटिस्ट थे। आप लोग भी अच्छी तरह जानते होंगे, न्यूटन के बारे में सुने होंगे। वो एक साइंटिस्ट थे, उनके ऐसा किस लिए किया जाता है, कहता ऐसा उनके सम्मान के लिए किया गया था। ठीक ना, यहाँ है नहीं होगा, था होगा, क्योंकि ये पहले हो चुका है। कहता ऐसा उनके सम्मान के लिए किया गया था। ठीक है, ताकि उन्हें लोग याद रख सकते थे, उनकी जो खोज है, उन्होंने जो रिसर्च किया, उन्हें याद रखा जाए। ठीक है, और उनका नाम बार बार विद्यार्थियों के या फिर किसी भी साइंटिस्टों के जुबान पे आता रहे। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ फ्रेंड्स, कुछ व्युत्पन्न मात्रक के जो नाम है वैज्ञानिकों के नाम पे यानी साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है, ऐसा उनके सम्मान के लिए किया गया था। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसा बल का ऐसा यूनिट, यानी बल का जो है मात्रक क्या हो गया, न्यूटन हो गया। इसे संक्षेप में हम लोग एन से डिनोटेड करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग इसे नोट करते जाइएगा। फिर कहता है ऊर्जा का ऐसा यूनिट, यानी ऊर्जा का जो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल जो है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो है, उसका क्या अंतर्राष्ट्रीय मात्रक जो है क्या है, जूल है। इसे संक्षेप में जे लिखा जाता है। फिर आता है कि एक फ्रेंड्स नया टॉपिक। ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे कि किसी भी व्युत्पन्न राशि का जो है क्या, उनका जो मात्रक का नाम है वो किसी साइंटिस्ट के नाम पे क्यों रखा गया है, उसका उनके रिस्पेक्ट के लिए। ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं समझने के लिए, सिर्फ समझ आइए किसी भी अगर कोई भी मात्रक किसी भी साइंटिस्ट के नाम से है तो वो उनके सम्मान के लिए रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है थोड़ा। कहता है कि बल क्या होता है। हम लोग कहते हैं कि वो हमें ज़्यादा बल से धक्का दे दिया, वो बल का प्रयोग करता है, मारपीट में बोल देता है ना, फलना आदमी बल का प्रयोग कर लिया हमें मारने के लिए। तो वो बल क्या होता है, कहता है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले, सॉरी यहाँ पर प्रेशर पढ़ना था हम लोगों को, बल नहीं, बल पढ़ना हम लोगों को तीसरे चैप्टर में। ठीक ना, बल में बल का क्या होता है समीकरण, F बराबर m में होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी द्रव्यमान गुना त्वरण। ये हमको तीसरे चैप्टर में पढ़ना है। फिलहाल अगर हम बल बोल दिए तो हमें डिफाइन करना भी ज़रूरत होता है। तो अब आ जाते हैं, ये प्रेशर है, सॉरी ये दाब है, प्रेशर। ठीक ना, इन्हें पढ़ना है। कहता है दाब किसे बोलेंगे, कहता है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो है लगने वाला बल को, ठीक ना, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को दाब बोलेंगे। ठीक ना, अब एकांक क्षेत्रफल क्या हो गया, मान लीजिए कि ये एक कोई ऑब्जेक्ट है इस प्रकार का, इस पर जो क्या लग रहा है, इस पर जो बल लग रहा है, मान लीजिए इस पर बल लग रहा है 5 न्यूटन का। ठीक ना, और इसका एरिया जो है वो कितना है, 16 मीटर। ठीक ना, अगर कहेंगे कि इसका जो है आप लोग क्या निकालिए, दाब निकालिए, तो दाब क्या हो जाएगा 5/16। ये जो डिफाइन करके निकलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, जितना भी निकल जाए, मान लीजिए इसको डिफाइन करके जो निकलेगा आप इसमें भर दीजिएगा, वो क्या हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो वो हमारा निकल जाएगा दाब। ठीक उसी प्रकार था प्रति एकांक क्षेत्रफल, किसी एक मान लीजिए कोई एक चीज़ है, उसका जो क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल पर जितना बल लगाया जाएगा उसी बल को हम लोग क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, डेफिनेशन हो जाएगा फ्रेंड्स, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को हम लोग क्या बोलते हैं, दाब कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। ये आप लोग याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव टाइप में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, दाब का क्या फॉर्मूला आ जाता है, बल बटा क्षेत्रफल। ठीक ना, तो हम लोग जानते हैं। अब इसका निकालना है क्या, एसआई मात्रक। तो एसआई जो मात्रक निकालेंगे उसके लिए पहले हमें दोनों का एसआई यूनिट पता होना चाहिए। तो बल का हम लोग ऊपर लिखे हैं, एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है फ्रेंड्स। तो बल का हम इजीली लिख सकते हैं न्यूटन। ठीक है, ये सब आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, और क्षेत्रफल का तो पता ही है, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, दोनों एक प्रकार की लेंथ है, इसलिए मीटर गुना मीटर बराबर क्या हो जाता है, मीटर स्क्वायर। अब इसको जो लिखेंगे तो इसको लिखेंगे न्यूटन, और ये जो बाई लगा हुआ इसको थोड़ा सा इस प्रकार सिंबल होता है फिजिक्स में, जब आप लिखेंगे किसी भी चीज़ के न्यूमेरिकल वैल्यू, सिंबल में इस प्रकार यूज किया जाता है, ना कि इस प्रकार। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको बोला जाता है न्यूटन पर वर्ग मीटर हिंदी में। ठीक है फ्रेंड्स,
अब आ जाते हैं इस पे, कहता है कि न्यूटन पर वर्ग मीटर, ठीक ना, को हम पास्कल भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल भी कहते हैं। तो अगर बोल देगा कि बताओ पास्कल किसका ऐसा यूनिट है, तो क्या हो जाएगा कि दाब का, ठीक ना, दाब का ऐसा यूनिट पास्कल भी हो जाएगा, या फिर न्यूटन पर वर्ग मीटर भी बोल सकते हैं। कहता है कि 1 पास्कल बराबर कितना होता है, तो कहता है इसी को जब हम लोग पास्कल बोलते हैं तो 1 लगा दें ना या फिर नहीं लगा दें तो क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ नहीं। 1 पास्कल बराबर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर यहाँ कुछ नहीं लगा हुआ है तो क्या फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे कि अपने मन से 1 आ जाता है, ठीक है। और 1 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहे, वो उतना ही रह जाता है ना कि आगे। मान लीजिए 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, ये 5 ही रह जाएगा, ना कि ज़्यादा हो जाएगा। तो 1 रहे अथवा ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक की ओर। फ्रेंड्स आज हम लोग आज के क्लास का जो है लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं। एक होता है दाब, तो हम लोग पढ़ लिया था, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को हम लोग क्या बोलते हैं, दाब। और इसका ऐसा ही मात्रक अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का क्या हो जाता है उधर ऐसा ही मात्रक न्यूटन हो जाता है, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अभी हम लोगों ने पढ़ लिया था, आप लोग इसे याद कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब कहता है कि गैसीय दाब, कहता है कि वायुमंडल में जितने भी हवा है, ठीक ना, वो किस फॉर्म में रहते हैं, गैसीय फॉर्म। कहता है कि पदार्थ का जो है 3 अवस्था होता है। एक होता है ठोस, इसको बोला जाता है सॉलिड। दूसरा होता है द्रव्य, इसको बोला जाता है लिक्विड। तीसरा होता है गैस, इसको गैस ही बोला जाता है, ठीक है। कहता है कि सॉलिड किसको बोलेंगे, कहता है जिसका डेंसिटी सबसे ज़्यादा अधिक हो। जैसे ये एक सॉलिड है, ठीक ना, इसका जो घनत्व है, इसके अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, इनका जो भी परमाणु, वो क्या है, काफ़ी आपस में सटे हुए हैं, इनके अंदर ज़्यादा स्थान ही नहीं है, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएंगे, सॉलिड हो जाएंगे। इनको भी पढ़ना आगे, इसको डिटेल से हम बताएंगे सॉलिड का डेफिनेशन क्या होता है। कहता है कि जिसका डेंसिटी सबसे ज़्यादा अधिक होगा, घनत्व होगा, ठीक ना, जिस पदार्थ के अंदर अंतर आणविक स्थान जो होगा, जिस पदार्थ के मॉलिक्यूल के अंदर अंतराणु आणविक स्थान, यानी 2 मॉलिक्यूल के बीच सबसे कम स्थान होंगे, उसे क्या बोलेंगे, ठोस बोलेंगे। तो ठोस आप देख लीजिए, जैसे लकड़ी वगैरह हो गया, ईंट वगैरह, ये सब ठोस के रूप में आते हैं। दूसरा आता है लिक्विड। लिक्विड इसमें क्या हो जाएगा कि पत्थर ले लीजिए, लकड़ी लीजिए, ये सब ठोस हो जाएंगे, ETC दे दीजिए आप, बहुत सारे एग्जांपल में जितने। दूसरा आता है लिक्विड, कहता है कि वैसा पदार्थ, ठीक ना, जिसमें क्या हो, ठोस की अपेक्षा अंतराणु आणविक स्थान 2 मोलों के बीच जो स्थान है वो ठोस की अपेक्षा थोड़ी कम हो, ठीक ना, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, द्रव्य बोलते हैं। द्रव्य में जैसे क्या ले लीजिए, पानी हो गया, दूध हो जाएगा, तेल हो जाएगा, ये सब क्या कौन से फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में, द्रव्य फॉर्म में, ठीक ना। तीसरा है गैस। गैस का क्या होता है, अंतराणु आणविक स्थान काफ़ी ज़्यादा होता है, इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के आपस में कभी जल्दी सटते ही नहीं है, ठीक ना। इसको जितना स्थान दे दीजिए इसके लिए कम है। मान लीजिए अभी इस रूम में थोड़ा सा कोई LPG गैस छोड़ेंगे, इस कोने से छोड़ेंगे, पूरे रूम में महकने लगेगा। ये क्या होता है, बहुत तेज़ी से फैलता है, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं, ठीक है। तो इन तीनों को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे आगे। फिलहाल हम समझा दिए कि ये होता क्या है। गैस किसको, गैसीय दाब क्या हो जाएगा, गैस किसको बोलता है। तो गैस भी बोल सकते हैं, एक प्रकार का एयर ही है, लेकिन एयर में क्या होता है, उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर होते हैं, जिसके कारण इसे गैस बोला जाता है। इसको जैसे मान लीजिए आप हाइड्रोजन लिख दीजिए, आप घर में जो यूज करते हैं LPG, ठीक ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। उसके बाद ऑक्सीजन ले लीजिए, ऑक्सीजन ले लीजिए आपका। हम लोग जो सांस के द्वारा छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 बोला जाता है, ठीक ना। ये सब क्या है, ये सब सारे गैस हैं, ठीक ना। कहता है कि वायुमंडल में बहुत सारे गैस हैं ऊपर में, जो कि हमारे वायुमंडल में फैला। सबसे पहले होता है कि वायुमंडल समझते हैं, हमारे ऊपर जो क्या है, एक हवा का सतह बना हुआ है, ठीक ना, जिसे हम लोग वायुमंडल बोलते हैं, ठीक ना। कहता है कि
उसी वायुमंडल में क्या होता है कि एयर का प्रेशर बना हुआ है, दबाव बना हुआ है, ठीक ना। तो आप समझते हैं, आप लोग देखे होंगे कि क्या होता है, हम लोग के ऊपर हमेशा क्या होता है, शून्य स्थान पर जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ हवा होता है, ठीक ना। तो कहता है उस हवा में बहुत सारे चीज़ मिले होते हैं, ऑक्सीजन मिले होते हैं, नाइट्रोजन मिले होते हैं, ठीक ना, कार्बन डाइऑक्साइड मिले होते हैं। तो जब ये ज़्यादा मान लीजिए कि ऊपर बहुत सारा खाली स्पेस है तो उसमें बहुत सारा हवा भरा हुआ है, तो क्या होता है एक एयर प्रेशर बना होता है उससे, ठीक ना। तो क्या बोला जाता है कि सबसे पहले हमें ऊपर वाले सतह को बोलते हैं कि हम लोगों के जो ऊपर सतह होता है उसे बोला जाता है वायुमंडल, आकाश से नीचे थोड़ा बोला जाता है वायुमंडल। कहता है उस वायुमंडल में, ठीक ना, एटमॉस्फेयर बोला जाता है इसे अंग्रेजी में। कहता है उस वायुमंडल में जो हवा का दबाव बना हुआ है उसी दबाव को हम लोग क्या बोलते हैं, वायुमंडलीय दाब बोलते हैं, ठीक ना। कहता है कि वायुमंडल में जो दाब होता है उसे ही वायुमंडलीय दाब कहलाता है, उसे ही वायुमंडल दाब कहा जाता है। तो वो जो हवा होता है वो क्या होता है, गैसीय फॉर्म में होता है फ्रेंड्स, गैसीय फॉर्म में, ठीक ना। कहता है गैसीय दाब के मापन के लिए जो एक मात्रक एटमॉस्फेयर बनाया गया है। एटमॉस्फेयर होता है क्या, एटमॉस्फेयर वायुमंडल को ही बोला जाता है, और वायुमंडल के नाम पे ही क्या बना दिया गया, उसका एक मात्रक बना दिया उस दबाव को नापने का, वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए एक मात्रक बनाया एटमॉस्फेयर। लेकिन ऐसे आप वर्ड में सर्च करेंगे तो एटमॉस्फेयर का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है वायुमंडल, लेकिन ये किसको करता है, एटमॉस्फेयर जो है ये जो है वायुमंडलीय दाब को मापता है, ठीक ना। कौन मापता है, ये एटमॉस्फेयर, ठीक ना। किसको मापता है, वायुमंडलीय दाब को। हमारे जो वायुमंडल में जो प्रेशर बना हुआ हवा का उसे कौन मापता है, एटमॉस्फेयर, ठीक ना। इसका शॉर्ट में इसका संकेत होता है ATM, ठीक ना। एटमॉस्फेयर को शॉर्ट में ATM लिखता है। कहा जाता है 1 ATM बराबर होता है 1.013 गुना 10⁵ पास्कल, ठीक ना। तो यहाँ भी पास्कल ही होगा, ये लिख देते हैं। आप फ्रेंड्स यहाँ देखेंगे कि आप लिखा हुआ 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, और नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा गया फ्रेंड्स कि 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। कहा जाता है कि इन द फिजिक्स में क्या होता है कि दशमलव के बाद अगर ज़्यादा अंक है तो उन्हें क्या होता है, लगभग 1 पॉइंट उन्हें बढ़ा दिया जाता है। जैसे मान लीजिए हम लिखेंगे अभी 5.999 किसी भी चीज़ को, तो फिजिक्स में अगर इस प्रकार अगर 99 चलते रहे तो फिजिक्स में इतना बड़ा नहीं लिखा जाता फ्रेंड्स। इसको सीधा लिख देगा, ये कितना हो जाएगा 0.6, ठीक ना, लगभग इसको 6 माना जाएगा लगभग में। यहाँ साइड में लिखा होगा, आप लोग कहीं देखे होंगे लगभग, ठीक ना। अगर मान लीजिए फ्रेंड्स कहीं लिखा हुआ है, कहीं पे लिखा हुआ है क्या कि 2.599, तो इसको क्या किया जाता है फ्रेंड्स कि दशमलव के बाद 1 से 2 अंक ही ज़्यादा वैल्यूबल माना जाता है। अगर इस प्रकार लिखा जाएगा तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको सारे को हटा देगा, इसको लिख देगा क्या 2.6 लगभग, अप्रोक्स, ठीक ना, लगभग अप्रोक्स वैल्यू इसका क्या होगा 2.6। इस प्रकार फिजिक्स में लिखा जाता है। ठीक वही रूल यहाँ पर अप्लाई किया गया है, कहता है कि 1.013, ठीक ना। आप कहेगा कि फ्रेंड्स आगे कैसे बढ़ता है, मान लीजिए अगर ये वैल्यू, ठीक ना, 5 से नीचे है तो वो क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए अभी यहाँ हम लेते हैं 2.433, ठीक ना, तो इसको 2.4 ही लिख जाएगा लगभग। कहेगा कि अब ये कैसे हो गया, तो ये वैल्यू देखिए, ये 5 से 3 है, 3 ये 5 से 3 है। अगर 5 से 3 वैल्यू है तो उसको 2.4 ही रहने देगा, ठीक ना। अगर ये वैल्यू 5 से ऊपर हो जाएगा, जैसे 2.466 होता तो इसको लिख देते 2.5 लगभग, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये समझना, यहाँ 1 के बाद जो 3 है वो क्या है, 5 से नीचे है, इसलिए इसको 1 में ही रहने गया। अगर यहाँ पे 1.16 होता या फिर 17 होता तो इसको क्या लिखते 1.02 हो जाता, लेकिन ये क्या 13 है, 5 से नीचा है इसका ये वैल्यू, इसलिए इसको 1.01। फिजिक्स में दशमलव के बाद 2 अंक ही सबसे ज़्यादा वैल्यूबल होता है, तीसरे को उतना वैल्यू दिया नहीं जाता है, उसको अप्रॉक्स में लिख दिया जाता है, लगभग में लिख दिया जाता है। तो इसको इस पास्कल को थोड़ा सा आगे टर्म बढ़ा दिया है कि 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक ना। इसको यहाँ पर अप्रॉक्स बोल सकते हैं हम लोग, क्या लगभग। तो आज का क्लास फ्रेंड बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक और नई ऊर्जा के साथ। अगर हाँ वीडियो को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जो भी प्रॉब्लम हो वो कमेंट में हम लोगों को बताएंगे, ठीक है। हम लोग आपकी समस्या को समाधान करने का पूर्ण कोशिश करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। धन्यवाद।